आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूप परिवर्तन। तो हमको ये समझना है कि आखिर किसी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में रूप परिवर्तन कहते ही हैं। तो ज़रा ये समझ लो कि किस तरीके से हमें क्या करना है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सेंटेंस का हम फॉर्मेशन करें लेकिन उसका भाव चेंज ना हो। अब कैसा फॉर्मेशन करना है, कैसे क्या करना है, मतलब किसी एक सेंटेंस को उसकी दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चेंज करना है लेकिन उसका भाव चेंज ना हो। मीन्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक लाइन में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस को उसका रूप बदल जाए लेकिन उसका भाव चेंज ना हो, यानी टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और मीनिंग, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस का हम तो रूप तो बदल देंगे लेकिन उसका भाव चेंज ना हो। इसको करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। पहले मैं आपको कुछ बातें बेसिक बता रहा हूँ। जिस तरीके से हम लोग हाई स्कूल में भी पढ़ा था, एक सेंटेंस को अगर मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाऊं तो उसका रूप तो बदल जाता है लेकिन उसका भाव चेंज नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम एक्टिव वाले सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं, पैसिव वाले को एक्टिव में बदल सकते हैं, या सेंटेंस में एक रिमूव टू होता है तो रिमूव टू करके भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। डिग्री चेंज करके भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल करके भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। किसी असर्टिव सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दो, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज कर दो, है ना। किसी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल दो, इंटरोगेटिव को असर्टिव में। मतलब इस तरीके से तमाम रूल हैं इसमें। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिमूव टू के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम किसे पढ़ रहे हैं, रिमूव टू। तो हमारा टॉपिक हो गया रिमूव टू। जरा ये समझना है कि आखिर रिमूव टू होता क्या है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ये टू लिखा रहता है। अब ये टू लिखा हुआ है तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ये है कि ये वाला टू लिखा हुआ है और इस टू के तुरंत बाद एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा, एडजेक्टिव। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राधा इज टू लेजी। तो आप देखिए कि इस मैंने टू को लिखा, इसे एडवर्ब टू कहते हैं, और इस एडवर्ब टू के बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण लिखा हुआ है। विशेषण या एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देख लो, राधा इज लेजी। राधा कैसी है, आलसी है, सुस्त है। तो ये आलसी शब्द राधा की क्या हो गई बेटा, विशेषता हो गई। इसीलिए हमने इसको एडजेक्टिव बोला। और इससे पहले जो टू लिखा हुआ है ये एडवर्ब टू है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस जो लिख रहा हूँ उसमें एक एडवर्ब टू आया, उसके बाद में एडजेक्टिव आया और इसके बाद में इन्फिनिटिव लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, इन्फिनिटिव। अब आप कहोगे इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तुरंत पहले टू लगा हो, या ऐसे कह लीजिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है, वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया टू पास, तो देखो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव कहलाएगा क्योंकि टू लिखा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है। अभी मैं इन्फिनिटिव के और उदाहरण अगर आपको बताऊं तो टू स्लीप भी इन्फिनिटिव है, टू वीप भी इन्फिनिटिव है, टू राइट भी इन्फिनिटिव है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनिटिव कहलाता है। तो एक तो सेंटेंस इस प्रकार के होंगे जिसमें एडजेक्टिव टू यानी एडजेक्टिव दिया हुआ है, एडवर्ब टू दिया हुआ है, इसके बाद इन्फिनिटिव दिया हुआ है। ठीक। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिनमें ये वाला हिस्सा तो होगा, यानी एडवर्ब टू होगा, एडजेक्टिव होगा, लेकिन इन्फिनिटिव वाला पोर्शन नहीं होगा। तो आपके सेंटेंस जिसमें टू का प्रयोग हुआ है ये दो प्रकार के हैं।
इन्फिनेटिव वाला हिस्सा हो भी सकता है और इन्फिनेटिव वाला पोर्शन नहीं भी हो सकता है। दोनों को मैं बताऊंगा, दोनों का रिमूव टू करना कैसे होता है। जैसे यही सेंटेंस मैंने लिखा, ये सेंटेंस ऐसा वाला है जिसमें आपको एडवर्ब भी दिया हुआ है ना, एडवर्ब टू दिया है, एडजेक्टिव दिया हुआ है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव दिया है। अगर इस रूप का सेंटेंस है, उसका हमें रिमूव टू करना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर लिखे हुए कर्ता को लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, इज हो, आर हो, एम हो, वाज वर हो, सब उतार देंगे ऐसे ही। इस टू को हम लोग चेंज करते हैं और इसकी जगह पे बेटा सो कर लेते हैं। इसके बाद जो एडजेक्टिव लिखा है उस एडजेक्टिव को भी ऐसे सेम टू सेम लिख दिया जाता है। यहाँ तक मैंने क्या परिवर्तन किया, केवल अपने टू के बदले सो लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जैसे ही हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखने के बाद हमको दैट अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। भाई जोड़ लिया हमने दैट। इस दैट को जोड़ने के बाद जरा देखते हैं कि पहला वाला जो सेंटेंस है, शुरुआती सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो कर्ता में यहाँ राधा लिखा हुआ है। राधा है, इसका मतलब लेडीज है, इसका मतलब फीमेल है, लड़की है या महिला है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर सी करना है। क्या करना है, सी। कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर मोहन होता तो भाई मोहन है, जेंट्स है तो ही कर देते। अगर फादर लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है, मेल है तो आपको ही करना है। ब्रदर लिखा हुआ है तो भी ही लिखना है, ठीक। सिस्टर लिखा हुआ है तो सी करना है। अब आप कहोगे सर बहुवचन हो तो दे करना है। क्या करना है, दे। आई लिखा है तो आई रहेगा, ही लिखा है तो ही रहेगा, सी लिखा है तो सी रहेगा। कोई भी लेडीज पता चलेगी तुरंत हम सी कर देंगे, कोई भी जेंट्स पता चलेगा हम ही कर देंगे, बहुवचन पता चलेगा तो दे कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमने अभी तक क्या किया, टू को सो में बदला, एडजेक्टिव लिख लिया, दैट अपनी तरफ से जोड़ा। इसके बाद इस कर्ता के आधार पर यहाँ पर हमने कोई भी प्रोनाउन लिख दिया, ठीक है। इसको करने के बाद हम लोग ये देखते हैं, अगर इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम मिल जाए, यानी प्रेजेंट टेंस मिल जाए। प्रेजेंट टेंस है तो इसका मतलब इज आर एम मिला, और जब इज आर एम मिला तो मुझे अपने इस प्रोनाउन के बाद कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है, कैन नॉट लगा दीजिए। अगर यहाँ पर पास्ट मिलता यानी वाज वर मिलता तो मैं यहाँ कैन नॉट नहीं लगाता, तो मैं यहाँ कर देता कुड नॉट। क्या कर देता, कुड नॉट। इतना करने के बाद मेरा जो, सुनो भैया, इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो टू लिखा हुआ इन्फिनेटिव वाला टू जिसमें सिंगल ओ बना हुआ है, इसके बाद वर्ब लिखी है तो आप यहाँ पर वर्ब लिख दीजिए। और अगर वर्ब के साथ में कुछ और भी लिखा हुआ है तो आप सेम टू सेम वो सारी चीज़ें लिख देंगे जो इन्फिनेटिव वाले टू के बाद लिखी हुई है। एक शब्द है तो एक शब्द आ गया, और अगर 10-12 शब्द होते, 4 होते, 6 होते तो वो सारे लिख देता और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। बताओ कोई कठिनाई हुई? नहीं। एक सेंटेंस में इसी टाइप का और अभी आपको करा रहा हूँ जिससे आपको बात और क्लियर हो जाए। ये सेंटेंस नंबर 1 था, अब सेंटेंस नंबर 2 है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दे वर टू पुअर टू बाई अ न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब की बार मैंने क्या किया, देखो जरा, मेरा एडवर्ब टू लिखा है, एडजेक्टिव भी आ गया यानी उसी स्टाइल का वाक्य लिखा हुआ, और इसके बाद मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा है यानी इन्फिनेटिव होना चाहिए, तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसका मतलब इन्फिनेटिव है। लेकिन इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंतर क्या है, यहाँ टू के बाद केवल वर्ब थी और यहाँ टू के बाद वर्ब है और बहुत सारी उससे संबंधित मैंने चीज़ भी लिख दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं करा रहा हूँ। अब इसका मुझे रिमूव टू करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे ही लिखनी है। आप बताओ टू को क्या करते हैं,
शो करते हैं। इसके बाद लिखे हुए एडजेक्टिव को लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो भाई हमारा जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को हम लोग नोट कर देंगे। अब मुझे अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, दैट जोड़ना है। दैट जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक बार सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, जरा देख लें। यहाँ लिखा हुआ दे, दे बताओ एक वचन होता है बहुवचन, और बहुवचन आ जाने पर हम लोग क्या लगाते हैं, दे। तो इसका मतलब इस दे में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बहुवचन होने पर तो इधर दे लगेगा ही लगेगा। अब मुझे ये देखना है कि अगर इधर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजारम लिखा है तो मुझे क्या लिखना है, कैन नॉट, और अगर वाज वर लिखा है तो कुड नॉट। ऐसा मैंने बताया। यहाँ पर भाई इज लिखा था इसीलिए मैंने क्या कर दिया था, कैन नॉट। यहाँ पर बाज या वर लिखा है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, कुड नॉट करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कुड नॉट। अब ये कैन नॉट या कुड नॉट के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजें लिखी जाएंगी सेम टू सेम जो हमारे इन्फिनेटिव टू के तुरंत बाद लिखी हैं। और इन्फिनेटिव टू वो वाला टू है जिसमें सिंगल ओ बना हुआ है, एक ओ बना हुआ है। तो यहाँ पर सिंगल ओ वाला टू ये है ना, ये तो भाई एडवर्ब टू है और ये हमारा इन्फिनेटिव टू है। तो इन्फिनेटिव टू के बाद क्या लिखा हुआ है, बाई आ न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसका मतलब मुझे केवल वाई लिखना, पूरा उतारना है, पूरा लिखना है। तो कुड नॉट बाई अ न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बताइए बात समझ में आ पाई या नहीं आ गई। अगर मैं ऐसे ही सेंटेंस एक और आपसे पूछे ले रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया आई एम टू फैट टू रन, आई एम टू फैट टू रन, तो कैसे बन जाएगा जरा समझना। आई एम टू के बदले सो, फिर फैट। अब ये फैट हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद मुझे क्या अपनी तरफ से जोड़ना था, दैट। तो आई एम टू फैट लिखा था, टू के बदले सो कर लिया, फैट, और इसके बाद क्या जोड़ेंगे अपनी तरफ से, दैट। और शुरू में करता कौन था, आई, तो आई है, इसका मतलब दैट के बाद आई लिख दो, आई। और एम बोल रहा था मैं, आई एम टू फैट, तो एम आ गया, तो कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट। और इसके बाद क्या था, आई एम टू फैट टू रन, तो टू के बाद केवल रन लिखा था, इसका मतलब मुझे केवल रन लिखना है और हमारा रिमूव टू तैयार हो गया। बात समझ में आ गई। तो ऐसा मैंने आपको जो रूल बताया वो ऐसा वाला रूल है जिसमें एडजेक्टिव वाला टू भी हो, यानी एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, दोनों हो, और इन्फिनेटिव वाला पोर्शन भी है, तब ये वाला रूल काम करेगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये वाला टू तो है और ये इन्फिनेटिव टू वाला पोर्शन नहीं है, उसके लिए दूसरे रूल हैं, मैं अभी बताऊंगा। पहले ये एक बात और समझ लीजिए, अभी मैंने जो सेंटेंस बताए इस सेंटेंस को बनाना सीख गए। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अगर ये एडवर्ब टू और एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसके बाद जो इन्फिनेटिव लिखा, अगर ये इन्फिनेटिव बेटा नेगेटिव में हो, कैसा हो, नेगेटिव, यानी एडजेक्टिव के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म लिखी है लेकिन इस टू से तुरंत पहले नॉट लगा हो, क्या लिखा हो, नॉट, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। जहां पर आप कैन नॉट लगा रहे थे वहां केवल कैन लगा दीजिए, जहां कुड नॉट लगा रहे थे वहां केवल कुड लगा दीजिए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूं, ठीक, देखो जरा। देखो भाई एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया माई मदर वाज टू टायर्ड नॉट टू वर्क, ये लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर एडवर्ब टू लिखा, एडजेक्टिव लिखा, और इसके बाद में इन्फिनेटिव टू तो है
ये वाला इन्फिनेटिव टू है क्योंकि टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है ना। लेकिन ये इन्फिनेटिव वाला पोर्शन अफर्मेटिव है या निगेटिव है? नॉट है, इसका मतलब निगेटिव है, कुछ करना ही नहीं है, रिमूव टू कर दीजिए। अगर कैन नॉट इसके हिस्से में आ रहा है तो कैन नॉट ना लगा के कैन लगाएंगे, और कुड नॉट आ रहा है तो केवल कुड लगाएंगे। मतलब ये कि अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो हमको नहीं लगाना है, और अगर यहाँ नहीं दिया है तो हमको लगाना है, इतनी बात थी। अब देख लो क्या बनेगा, माई मदर, हेल्पिंग वर्ब वाज है, ठीक है, टू के बदले सो लगाते ही थे। टायर्ड लिखा हुआ है, जरा कोई बताएगा टायर्ड माने क्या होता है? थका हुआ, गुड, टायर्ड मीन्स थका हुआ। तो मेरी मम्मी वाज माने थी या मेरी माता थी टू टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थकी हुई। अब इतना हो गया हमारा, एडजेक्टिव तक हमने नोट कर लिया। हमको दैट अपनी तरफ से जोड़ना होता है, जोड़ लिया। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर हम ही लिखें, सी लिखें, दे लिखें, क्या लिखें। तो इसको लिखने से पहले जरा इधर विचार कर लो भाई, माई मदर लिखा है, माई मदर हैं तो लेडीज हैं, जेंट्स हैं या बहुवचन हैं? लेडीज हैं। इसका मतलब मुझे ही लिखना, सी लिखना, दे लिखना, सी लिखना है, तो भाई सी हो गया। अब सी लिखने के बाद कैन नॉट कुड नॉट देख लो, हेल्पिंग वर्ब की ओर चल रहे हैं। अभी पता चल जाए माई मदर वाज, अरे वाज लिखा हुआ है यानी वाज वर्ब मिलेगा तो कैन नॉट या कुड नॉट, बोलो कुड नॉट। और जैसे ही हम कुड नॉट लिखने चले तो ध्यान आया कि कुड नॉट तब लिखते जब ऊपर नॉट नहीं लगा होता सेंटेंस में, लेकिन ऊपर के सेंटेंस में पहले से ही नॉट लगा हुआ है। जब यहाँ नॉट लगा है इसका मतलब हमें इस सेंटेंस के रिमूव टू करते समय नॉट नहीं लगाना है, तो हमें केवल कुड लगाना है। और कुड के बाद हम वही काम करेंगे जो कुड नॉट के बाद करने जा रहे थे, केवल नॉट ही तो हटाना है, तो हमने हटा दिया। अब कैन नॉट या कुड नॉट के बाद क्या करते हैं, जो रिमूव टू होता है, इन्फिनेटिव टू होता है, इस इन्फिनेटिव टू के बाद में अगर खाली वर्ब लगी तो वर्ब लगाएंगे, आगे कुछ और लिखा है तो वो पूरा लिख देंगे। तो टू के बाद भाई क्या लिखा हुआ है, तो केवल हमें क्या लिखना है, वर्क लिखना है। बात समझ में आ गई? इस सेंटेंस में आप कहोगे सर आपने नॉट क्यों नहीं लगाया? हम नॉट तब नहीं लगाते जब इस सेंटेंस के क्वेश्चन में यहाँ पर नॉट ना होता। अगर तुमने नॉट लगाया तो हम हटा देंगे, और तुम नहीं लगाओगे तो हम लगाएंगे, चाहे कैन के संग हो चाहे कुड के संग में हो। भाई इधर इजारे में तो कैन होगा और बाज पर है तो कुड होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ पाई? आ गई, ठीक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग दैट के बाद में कैन नॉट या कुड नॉट जो लगा रहे हैं, इस यहाँ पर कैन नॉट कुड नॉट की जगह पर कभी कभी डज नॉट या विल नॉट का भी प्रयोग हो सकता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये बेटा जो कैन होता है, इस कैन माने सकना होता है। कैन माने जैसे मैं कहीं अपनी क्षमता की बात करूं, मैं अपनी कोई योग्यता की बात करूं, मैं अपने किसी सामर्थ्य की बात करूं, ताकत की बात करूं, ऐसे सकना के लिए हम लोग कैन लगाते हैं। जैसे मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं तो अंग्रेजी बनती है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर आ जाए जहां संभावना की बात होती है वहां पर हम लोग मे लगाते हैं। तो इसका मतलब कैन या कुड जहां हमारी क्षमता होती है, जहां हमारी योग्यता होती है, वहां पर हम लोग कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी सेंटेंस का, अगर आपने हर सेंटेंस में ये वाला रूल लगाया तो कभी कभी उसका सेंस थोड़ा चेंज होता है। मैं अभी बता रहा हूं कैसे। देखो एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। ठीक, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। आप देखिए भाई एडवर्ब टू है या नहीं है, बोलो है। एडजेक्टिव लगा या नहीं लगा? प्राउड माने घमंडी, यानी उसकी विशेषता की वो कैसा है, घमंडी है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। यार ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ टी नहीं एल बनेगा, अब आया सही। ठीक, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और इसके बाद ये जो है ये तो सेंटेंस में जोड़ने वाला है, ये कोई इस टू का कोई वैसी वैल्यू नहीं है, ये तो केवल
हमारा इन्फिनेटिव टू ये है और ये तो केवल जोड़ने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, अब अगर इस सेंटेंस का मैं रिमूव टू कर रहा हूँ तो ही इज टू के बदले सो, इसके बाद एडजेक्टिव लिखूँगा, दैट अपनी तरफ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर हमको कुछ लिखना है लेकिन उसका निर्धारण हम इधर से करेंगे। जेंट्स पता लग रहा है तो ही, लेडीज पता लग रहा है तो सी, तो ही लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ ही आएगा। अब बताओ कैन नॉट या कुड नॉट आएगा? एज आर एम लिखा हुआ तो क्या आएगा? कैन नॉट। आप देख लो इधर अगर कहीं नॉट लगा है तो यार हमारा केवल कैन आएगा, लेकिन अगर यहाँ इज आर एम लिखा है और इधर नॉट नहीं है तो हमारा पूरा कैन नॉट आएगा। तो यहाँ कैन नॉट लिख दिया। समझते रहे ना बात को। अब कैन नॉट के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने इन्फिनेटिव टू के बाद लिखी हुई चीज़ों को लिखना। इन्फिनेटिव टू ये तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर वर्ब होती तो ये इन्फिनेटिव टू कहलाता। इसके बाद वर्ब है, लिसन माने सुनना होता है क्रिया, इसका मतलब ये इन्फिनेटिव टू है। और इस इन्फिनेटिव टू के बाद क्या लिखा, लिसन टू एनी वन, तो यहाँ लिख दो लिसन टू एनी वन। इतनी बात समझ में आई। लेकिन जरा इसका अर्थ निकालना। अर्थ है कि ही इज टू प्राउड, वो इतना घमंडी है, टू लिसन टू एनी वन, कि किसी की बात को सुनेगा नहीं। ठीक, यह सुनता नहीं है। अब इसका मैं यहाँ जो अर्थ निकाल रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, ही इज सो प्राउड, वो इतना घमंडी है, दैट ही कैन नॉट लिसन, कि वो सुन नहीं सकता है, टू एनी वन माने किसी की बात को। जरा समझिए इस सेंटेंस का अर्थ कैसा निकल रहा है, कि वह इतना घमंडी है कि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी की बात को सुन पाए। तो क्या घमंडी आदमी की क्षमता खत्म हो जाती है? नहीं। और जो कैन लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? क्षमता के लिए, योग्यता के लिए, सामर्थ्य के लिए, अभी मैंने बताया। तो इसका भाव थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर हमारा सेंटेंस का भाव चेंज हो रहा है वहाँ हम लोग कैन नॉट नहीं लगाते हैं, या तो हम लोग फ्यूचर में बना देते हैं या प्रेजेंट में। अब कर्ता एक वचन है, प्रेजेंट में बनाओगे इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, डज नॉट। क्या लिख देंगे? और अगर इसी सेंटेंसेस को अगर हम थोड़ा बदल के लिखें तो हम लिख सकते हैं ही इज सो प्राउड दैट ही, और डज नॉट की जगह यहाँ पर विल नॉट भी लिख दें, विल नॉट लिसन टू एनी वन। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो जरा क्या मतलब निकला, कि वह इतना घमंडी है कि वो किसी की बात को सुनता नहीं है। अब पता लग रहा है कि सेंटेंस सही है, लेकिन अगर कैन नॉट इसमें हम लगा रहे थे तो क्या अर्थ निकल रहा था, कि वो इतना घमंडी है कि अब उसके सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई। तो भाई उसका अर्थ थोड़ा चेंज हो रहा है, इस वजह से हमको यहाँ पर कैन नॉट वाला रूल हटाना पड़ा, और हमें एक वचन है इसलिए डज नॉट, बहुवचन होता तो डू नॉट भी लिख देते, और या फिर फ्यूचर में बनाओ तो विल नॉट का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ गई? एक चीज़ और बतानी है, अगर इन्फिनेटिव सेंटेंस वाला जो पोर्शन है रिमूव टू कर रहे हो और आपका इन्फिनेटिव वाला जो पोर्शन है वो कभी कभी पैसिव वॉइस में दिया होता है। किस में दिया होता है? तो आपको घबराना नहीं है, आप केवल रिमूव टू करिए, अपने आप से वो आपका रिमूव टू सही हो जाएगा। यानी पैसिव को एक्टिव में नहीं बदलना है, पैसिव में ही रहेगा। आपको एक सेंटेंस बताओ, अभी बता रहा हूँ, लो देख लो भाई। एक सेंटेंस ऐसा जिसमें इन्फिनेटिव जो है वो कैसे है, किस रूप में है बताइए? पैसिव में बना हुआ। जैसे मैंने लिख दिया दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, दिस हाउस यह घर, इज है, टू कॉस्टली यानी बहुत ज़्यादा महंगा, टू बी परचेज्ड खरीदने के हिसाब से, मीन्स खरीदने के लिए घर बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका हम बनाएंगे तो क्या करेंगे,
दिस हाउस इज, टू के बदले सो कॉस्टली दैट। अब दैट हमने अपनी तरफ से जोड़ा। अब शुरू में कर्ता देखने यार, दिस हाउस लिखा है। अब बताओ जब दिस हाउस लिखा है तो ना तो ही लिखेंगे, ना सी लिखेंगे, ना दे लिखेंगे। ये तो एक निर्जीव चीज है, बेजानदार चीज है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट। तो दैट इट, और इट के बाद में क्या करेंगे? इजारम है तो कैन नॉट, और बाजबर है तो कुड नॉट। तो इजारम मिल गया इसलिए कैन नॉट। अब बच्चा ये चक्कर में पड़ जाता है कि यार टू के बाद में वी लिखा है, वी माने होना होता है, क्रिया है, ठीक, लेकिन वी के संग में थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव बना है। इन्फिनेटिव वाला हिस्सा कैसा बना है? तो क्या करें इसमें? क्या चेंज करें इसे एक्टिव में? ना। कैन नॉट के बाद हम कर क्या रहे थे? हम कैन नॉट या कुड नॉट के बाद वही चीज लिख रहे थे जो हमारे इन्फिनेटिव टू के बाद लिखी थी। और इन्फिनेटिव टू के बाद क्या लिखा है? बोलो, बी परचेज। तो इट कैन नॉट, आप क्या बचा? बी परचेज। तो ऐसे ही लिख दो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बताओ भाई, बात समझ में आ गई? क्यों भैया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर रिमूव टू करेंगे तो हम इधर इजारे मिलेगा तो कैन नॉट लगाएंगे, बाजबर मिलेगा तो कुड नॉट लगाएंगे, और टू को सो में बदल देंगे, दैट अपनी तरफ से जोड़ेंगे, कर्ता उधर से देख लेंगे। इतनी बात। अगर ऊपर कहीं नॉट मिला तो हमको नॉट नहीं लगाना है, और ऊपर नॉट नहीं लगा तो हमको लगाना है। तीसरी बात हमने ये पढ़ा कि अगर इन्फिनेटिव वाला हिस्सा अगर पैसिव में है तो उसका रिमूव टू भी पैसिव में रहेगा। अगर इधर का इन्फिनेटिव हिस्सा निगेटिव है तो उसका अफर्मेटिव में बनेगा, और अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बनेगा। इतनी तो बात सीखी। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपका एडवर्ब टू होगा, इसके बाद एडजेक्टिव लिखा होगा, ठीक, लेकिन इन्फिनेटिव वाला पोर्शन होगा ही नहीं। तो इतना आसान है जिसका जवाब नहीं। अभी देखना, आप कहोगे ये तो रूल बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस में मैं ये दिखाऊंगा कि भाई रिमूव टू करना है, एडवर्ब टू दिया है, एडजेक्टिव दिया है, और इसके आगे इन्फिनेटिव वाला पोर्शन है ही नहीं। जैसे देख लो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया रेखा इज टू फैट, बस। क्यों? क्योंकि मेरा एडवर्ब आ गया टू और एडजेक्टिव आ गया, इसके बाद में इन्फिनेटिव वाला पोर्शन नहीं है। मुझे इसका रिमूव टू करना है। देखना कितना बिल्कुल कतई फनी स्टाइल। आपको कुछ नहीं करना, अगर इन्फिनेटिव वाला हिस्सा ना हो तो आप इसका रिमूव टू करेंगे तो टू को हटा दीजिए, इसकी जगह ओवर लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? टू को मैंने ओवर बनाया और ये मेरा सेंटेंस बन गया। बताओ कितना सरल लगा। एक तरीका और भी है कि अगर आपका इन्फिनेटिव पोर्शन ना हो और केवल एडजेक्टिव वाला हो, एडवर्ब टू लिखा हो और एडजेक्टिव हो, ठीक, विशेषण तक हो, आगे का हिस्सा हो ही ना, तो आप टू के बदले ओवर लगा सकते हैं। या एक तरीका और है कि रेखा इज, जहाँ ओवर लगा रहे वहाँ पर एक शब्द एक्सट्रीमली लगा सकते हो। क्या लगाओगे? तो आपने क्या किया कि अगर दोनों पोर्शन हैं, एडजेक्टिव टू वाला भी है, यानी टू है, एडजेक्टिव है और इधर इन्फिनेटिव है, तब तो वो वाला रूल लगाएंगे। कौन सा? कि टू को भाई सो बनाएंगे, पूरा नोट कर लेंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, एक तरफ अपनी तरफ से कर्ता लाएंगे ढूंढ के उधर से, है ना, और फिर एक इजारे में तो कैन नॉट, बाजबर है तो कुड नॉट, इसके बाद में इन्फिनेटिव टू के बाद लिखा हुआ सब नोट करेंगे। और अगर इन्फिनेटिव वाला हिस्सा ना हो तो सबसे बढ़िया है, टू की जगह ओवर लगाओ तो भी ठीक, टू की जगह एक्सट्रीमली लगाओ तो भी ठीक। इसका एक रूल और भी बड़ा सरल है। कुछ लोग ये कहते हैं ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमको थोड़ा स्टाइलिश बताइए। तो भाई इसका एक तरीका और भी है भैया। क्या? आप अपने टू को कतई गायब कर दो,
टू को छोड़ के सारी चीज़ें नोट कर दो। अब मैं नोट कर रहा हूँ, रेखा नोट कर लिया, इज नोट कर लिया, टू को बिल्कुल गायब कर दिया और अपना एडजेक्टिव नोट कर लिया। कर लिया। अब जो टू तो गायब किया था बीच से, लेकिन उसके बदले हमको एक लंबी सी फ्रेज लगानी। फ्रेज मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, जिसे फ्रेज कहते हैं, ठीक, यानी वाक्यांश। उसको कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में। और ये क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हम ओवर और एक्सट्रीमली टू की जगह पर नहीं लगाएंगे, हम तो और स्टाइल से बनाएंगे, तो आप ओवर एक्सट्रीमली लगा रहे थे, तो कहाँ लगा रहे थे? जहाँ पर टू लगा है उसी जगह पर लगा रहे थे। लेकिन अगर आपको लंबा वाक्यांश लिखना है, फ्रेज लगानी है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट नाम की, तो टू तो बीच से गायब करोगे, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कहाँ लगाओगे? सेंटेंस के अंत में, यानी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक, अपने एडजेक्टिव के बाद। तो आपने देखा इतनी लंबी चीज आपने लगाई, किसके बदले? टू के बदले, लेकिन लगाई कहाँ? सेंटेंस के अंत में। बात समझ में आ गई? इसका एक रूल और भी है, बताओ तो बता दूं? बता दूं? इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, एक चौथा तरीका और भी होता है। क्या? मुझे मालूम है ज़्यादातर बच्चे ओवर वाला नियम अपना लेते हैं कि इतने चक्कर में कौन पड़ेगा, सीधे टू हटाएंगे, ओवर लगाएंगे, बात खत्म। लेकिन भाई आपको सीखना है, जो अच्छा लगे वो अपना लेना। एक तरीका ये भी है कि ऐसे सेंटेंसेस का रिमूव टू करने के लिए हम लोग अपने कर्ता को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, ठीक है, और जो मेरा एडजेक्टिव दिया हुआ है उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। बेटा क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री बनाने का तरीका क्या होता है? जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में या तो ER लगाइए या फिर उससे पहले मोर लगाया जाता है और इसके बाद देन लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में ये रूल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री किसी चीज़ की बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे फैट है, तो फैट हमारा एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? फैटर। क्या हो जाएगी? अगर कूल लिखा होता तो कूलर, हॉट लिखा होता तो हॉटर, बिग लिखा है तो बिगर, हैप्पी लिखा तो हैप्पियर। समझ गए? कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ देते हैं पीछे से। और अगर कोई एडजेक्टिव बहुत लंबा होता है तो उस लंबे एडजेक्टिव में ER नहीं जोड़ा जाता, उससे पहले मोर लगा लेते हैं, तब भी कंपैरेटिव डिग्री बनती। जैसे इंटेलिजेंट शब्द है तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंटर नहीं होगी, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगी। इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी, परिश्रमी के लिए आप इंडस्ट्रियस में पीछे से ER नहीं लगाएंगे, मोर इंडस्ट्रियस कर लेंगे। लेबोरियस तो मोर लेबोरियस कर लेंगे। प्रीसियस मोर प्रीसियस कर लेंगे। इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग कर लेंगे। नॉइसी मोर नॉइजी कर लेंगे। समझ गए? ऐसे करके आपको मोर लगाना होता है। अब यहाँ चूंकि फैट शब्द छोटा है तो इसमें मोर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ER, तो फैटर कर दिया। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री की एक खास बात होती है, चाहे आप मोर लगा रहे हों, चाहे किसी में ER चिपक रहा हो पीछे से, उसके तुरंत बाद देन लगता है। बेटा क्या लगता है? बिना देन के कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। तो आपने कंपैरेटिव डिग्री बना ली और देन लिख दिया, और देन लिखने के बाद एक बार कर्ता वैसे ही लिखेंगे जैसे वहां दैट के बाद कर्ता लिख रहे थे। अब रेखा है तो इधर बताओ ही आएगा सी आएगा? सी। और सी लिखने के बाद आप जो भी कर्ता लिखें, एक वचन, बहुवचन, लेडीज, जेंट्स, कुछ भी हो, इसके बाद आपको शुड भी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? शुड भी। तो यहाँ लिख दो शुड बी। बस। मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन है नहीं। क्या किया? टू को हटाया, जो एडजेक्टिव था उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख ली। लंबा वाला है तो मोर और शब्द लिख दिया, छोटा है तो पीछे से ER लिख दिया। उसके बाद में आपको देन लिखना है और देन के बाद आपको कर्ता लिखना है, ठीक, और फिर शुड भी जोड़ देना है। आपको सर अगर ये यहाँ पर पास्ट में होता तो भी शुड भी लिखना? नहीं, तो आपको शुड हैव बीन लिखना है। क्या लिखना है?
शुड हैव बीन। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं द मीटिंग वाज, ठीक, ओवर, तो क्या बना देंगे, द मीटिंग शुड हैव बीन ओवर, इस तरीके से, समझ गए। तो इस तरीके से आपको शुड हैव बीन लिखना होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं कह दूं द क्वेश्चन इज टू इजी, इसका बनाना है तो क्या बना देंगे, द क्वेश्चन इज ओवर इजी, द क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी, या द क्वेश्चन इज इजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या क्वेश्चन इज इजियर देन, क्योंकि इजी का बन जाएगा कंपैरेटिव क्या, इजियर देन, और देन के बाद क्वेश्चन है बहु मतलब वैसा बेजानदार, तो इसके लिए करता क्या आएगा, इट, और इट शुड हैव बीन। अगर बाज है, क्वेश्चन बाज लिखा है तो शुड हैव बीन हो जाएगा, और अगर इजारम लिखा है, क्वेश्चन के संग इज लिखा है तो शुड बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी रिमूव टू में एक रूल और बचा हुआ है, बता दूं, बोलो, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कतई छोटा सा, बताए दे रहा हूं, देख लो। चलो पूरा ही मिटा दो, केवल बहुत छोटी सी बात है, अभी मैं बता दे रहा हूं, बहुत सरल सी बात। देखो अभी ये तक हमने कितने पढ़े, कुछ ऐसे रिमूव टू जिसमें इन्फिनेटिव वाला पोर्शन भी था और इधर वाला पोर्शन भी था, कुछ ऐसे जिसमें एडवर्ब टू लिखा हुआ था, एडजेक्टिव था, लेकिन इन्फिनेटिव पोर्शन नहीं था। अब मैं ऐसे बता रहा हूं जिसमें दोनों पोर्शन भी हैं और बीच में फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट लिखा है। जैसे यहां पर लिखा है द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब आपको गैप क्यों छोड़ा, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखो कर्ता लिखा हुआ है, इजारम लिखा है, टू लिखा है, और इसके बाद एडजेक्टिव लिखा है, और इधर ये क्या लिखा बेटा, इन्फिनेटिव। ऐसे वाले आप पढ़ चुके हो कि ये वाला हिस्सा भी हो और इन्फिनेटिव भी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एक चीज और जुड़ गई। क्या जुड़ गई, यहां पर फॉर जुड़ गया और प्लस कोई ऑब्जेक्ट जुड़ गया। इतनी चीज यहां पर एक्स्ट्रा हो जाती है तो एक नया नियम बन जाता है, बहुत सरल है। देखो कैसे, इसी स्टाइल का एक वाक्य लिख रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा था कि जैसे यहाँ पर फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं लिख रहा हूँ द ट्री इज टू हाई फॉर। अब बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट लिख दूँ, आप बता दो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहो तो आप मी लिख लो, चाहो तो आप अगर आई का ऑब्जेक्ट लिखोगे तो क्या बनेगा, मी। अगर ही का ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे तो हिम, सी का ऑब्जेक्ट है तो हर, दे का ऑब्जेक्ट है तो देम। आप जो बताओ मैं लिख दूं, बताओ। मी लो, कह रहे हैं मी लिख दो तो हमने मी लिख दिया, ठीक है। तो फॉर और ऑब्जेक्ट ये वाली चीज आ गई, ठीक। आगे क्या करना है, टू क्लाइंब, ये सेंटेंस है हमारा, इसका हमको रिमूव टू करना है, ठीक। इस स्टाइल का हमने ये वाक्य लिखा, अब इसका रिमूव टू कर रहे हैं, तो हमको बहुत सरल है। करना क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये फॉर आ गया अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखो द ट्री इज, टू के बदले हाई, ठीक। एडजेक्टिव तक हो गया, अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, बोलो, दैट। दैट के बाद में कर्ता यहां से निकालेंगे, ठीक, और कर्ता यहां निकालेंगे, ऐसा हम कर रहे थे। लेकिन जिस सेंटेंस में यहाँ पर फॉर और ऑब्जेक्ट दिया हो उसका कर्ता इधर से नहीं ढूंढते, बल्कि उस दैट के बाद जो कर्ता लगाया जाता है वो यहाँ पर लगे सब्जेक्ट का बना देते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट लगा है उसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को हम यहाँ का दैट के बाद लिख देंगे। यानी मी लिखा है तो मुझे क्या लिखना है, आई। अगर बेटा यहाँ पर हिम लिखा होता तो हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का, इसका मतलब दैट के बाद ही कर देते। अगर यहाँ हर लिखा होता तो हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का, तो सी लिख देते। अगर देम लिखा होता
तो देम किसका ऑब्जेक्ट है? दे का, इसलिए दे लिख देते। मेरा मी लिखा हुआ है तो मैंने आई लिख दिया। अगर मैं यहाँ हिम लिख दूं तो ही आ जाएगा, हर लिख दूं तो सी आ जाएगा, देम लिख दूं तो दे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यानी सामान्य रूप से एडजेक्टिव के बाद दैट लिखते हैं और दैट के बाद कर्ता की तलाश इधर से करते हैं। लेकिन अगर फॉर ऑब्जेक्ट दिया है तो कर्ता इधर से नहीं ढूंढा जाएगा, आप इसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को यहां लिख देंगे। कोई कठिनाई? बस इतनी बात थी। तो आई हो गया। अब वही पुरानी बात, इजारे में तो कैन नॉट वाजिब रहे तो कुड नॉट, इसके बाद इन्फिनेटिव के बाद लिखा हुआ लिख दो। तो भाई यहां इजारे में मिला तो क्या लिख दूं? बोलो, कैन नॉट, और कैन नॉट आ गया। अब आप देख लो इन्फिनेटिव टू कहाँ है, ये, इसके बाद क्लाइंब लिखा तो क्या लिख दो? बोलो भैया, क्लाइंब। ठीक। एक क्वेश्चन छोटा सा आपको दे रहे हैं, जरा चेक कर लो भाई। आपको बनाना है, बनवा दो। द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू सॉल्व। कठिन तो नहीं है, देख लो उसी स्टाइल का है। यानी एडवर्ब दिया है टू, एडजेक्टिव दिया है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया है और इन्फिनेटिव टू दिया है। इतनी बात है, जरा देख लो बहुत जल्दी से। क्या लिखूं? द क्वेश्चन, वेरी गुड। फिर बस बेटा टू को क्या बना दूं? सो एडजेक्टिव लिखा जाएगा डिफिकल्ट, इसके बाद फॉर नहीं, एडजेक्टिव के बाद में क्या लिखना है? तो दैट आ जाएगा। और दैट के बाद में आप बताओ जरा, मुझे कर्ता इधर से ढूंढ के लाना है या फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा उसका सब्जेक्ट लिखना है? और सब्जेक्ट हर जो लिखा है, हर का सब्जेक्ट क्या होगा? तो सी, और सी के बाद आप देख लेंगे इजारे में तो कैन नॉट वाजिब है तो, और यहां मिल गया भैया वाज, इसका मतलब आ जाएगा भाई कुड नॉट। अब कैन नॉट कुड नॉट के बाद वही चीज लिखी जाएगी जो इन्फिनेटिव टू के बाद लिखी, और इन्फिनेटिव टू के बाद क्या लिखा? तो सॉल्व। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं यहां पर, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। मैंने बेटा एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज टू प्राउड, वो इतना घमंडी है, टू लिसन टू एनीवन। टू लिसन मैंने यहाँ क्या किया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज कर लिया, और ये मेरा एडवर्ब टू है और ये मेरा एडजेक्टिव है। ठीक है। अब मैं इस वाक्य का रिमूव टू करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? ही इज, टू के बदले क्या लगाऊंगा? सो। इसके बाद अपना एडजेक्टिव नोट करूंगा। एडजेक्टिव नोट करने के बाद मैं क्या करता हूं? अपनी तरफ से दैट लगा लेता हूं, है ना। दैट लगाने के बाद एक बार से हमको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, तो वो हम इधर से देख लेंगे। ही लिखा है, इसका मतलब ही आ जाएगा। अब यहाँ जो इज आर एम दिया होता है तो क्या लगाते हैं? कैन नॉट, यानी कि हमको कैन नॉट लगाना चाहिए, है ना। और कैन नॉट, और अगर वाजबर होता तो क्या लगाते? कुड नॉट। इतना होने के बाद हमको वही सारी चीज लिख देनी पड़ती है जो हमारे इन्फिनेटिव टू के बाद लिखी होती है। इन्फिनेटिव टू मेरा ये वाला हो गया, क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। इसका मतलब इन्फिनेटिव के बाद हमारा कितना हिस्सा लिखा हुआ है? ये इतना हिस्सा लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लिसन टू एनीवन। ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया रूल के अनुसार। लेकिन जरा इसका अर्थ देखिए, क्या अर्थ निकल रहा है? ही इज, वो है, सो प्राउड, इतना घमंडी, दैट की ही कैन नॉट लिसन, वो सुन नहीं सकता, टू एनीवन, किसी की भी बात को या किसी की, टू एनीवन मतलब किसी को, तो किसी को या किसी की बात को वो सुन नहीं सकता, वो इतना घमंडी है। इसका ऐसा अर्थ निकल रहा है कैन लगा देने की वजह से,
जैसे कि वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात को सुन नहीं सकता, मीन्स उसके सुनने की क्षमता ही खत्म हो गई। तो भाई इसका अर्थ थोड़ा चेंज निकल रहा है। इसका ऐसा अर्थ निकल रहा है कि घमंडी आदमी की सुनने की क्षमता खत्म हो गई हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कैन नॉट ना लगा करके या तो हम एक वचन करता है तो डज नॉट लगा लें, और डज नॉट लगाएं अगर यहाँ पर तो भी सही है, और ये ना लगाएं तो यहाँ पर हम लोग विल नॉट का यूज भी कर सकते हैं। क्या अर्थ निकलेगा अगर डज नॉट या विल नॉट लगाएं? कि ही इज सो प्राउड, वो इतना घमंडी है, दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन, कि वो किसी की बात को सुनता ही नहीं है ना। यहाँ क्षमता की बात नहीं हो रही। तो वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात को सुनता नहीं है, या वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात को विल नॉट लिसन यानी सुनेगा नहीं, किसी की बात को सुनेगा नहीं। तो हम थोड़ा देख लेंगे, अगर अर्थ हमारा थोड़ा अटपटा सा निकलेगा तो कैन नॉट की जगह हम डज नॉट या विल नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन होगा तो यहाँ डू नॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको वो वाला रूल बताऊंगा कि जिस वाक्य का हमको रिमूव टू करना है उसमें एडवर्ब टू दिया हो, एडजेक्टिव दिया हो, लेकिन इन्फिनेटिव वाला पोर्शन ना हो, इन्फिनेटिव वाला पोर्शन ही गायब हो। ऐसे वाले सेंटेंस का रिमूव टू करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही सरल है, बिल्कुल अभी बताऊंगा। भैया जिन वाक्यों में एडजेक्टिव और एडवर्ब टू दोनों चीज़ें दी हों लेकिन इन्फिनेटिव वाला पोर्शन ना दिया हो, उनका रिमूव टू करने के लिए क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं, बारी बारी से हम लोग समझेंगे। जैसे एक उदाहरण पहले मैं दे रहा हूं आपको। ठीक, एग्जाम्पल हमारा है सी इज टू थिन। सी इज वो है, टू माने बहुत ज़्यादा, थिन मीन्स पतली, यानी वो बहुत ज़्यादा पतली है। यानी कि मेरा यहाँ पर एडवर्ब टू भी दिया है और मेरा एडजेक्टिव यानी विशेषण भी दिया है, लेकिन इससे आगे मेरा इन्फिनेटिव वाला पोर्शन इस सेंटेंस में नहीं है। मुझे इस सेंटेंस का भी रिमूव टू करना है, तो मैं इसका रिमूव टू कैसे करूँगा, इसके लिए बहुत बेहतर वाली बात बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि इस टू को गायब करिए और इस टू की जगह पर ओवर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ओवर। टू को किस में बदल दिया? ओवर में। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? सी इज, टू की जगह ओवर आ गया और यहाँ थिन लिख दो। सी इज ओवर थिन। इसका मतलब सी इज टू थिन, वो बहुत ज़्यादा पतली है। सी इज ओवर थिन यानी वो कुछ पतले के मामले में ज़्यादा ओवर हो गई, मतलब कुछ ओवर थिन है, मीन्स ज़्यादा ही पतली है। अगर आपको ये लगे कि ये सेंटेंस ठीक तो बना लेकिन बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी रिमूव टू कर सकते हैं। कैसे? सी इज, अब की बार टू की जगह मैं ओवर नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा शब्द लगा रहा हूँ, एक्सट्रीमली। क्या लगा दिया मैंने? एक्सट्रीमली। तो आप चाहो तो टू के बदले ओवर लगा दो तो भी ठीक है, चाहो तो टू के बदले एक्सट्रीमली लिख दो तो भी ठीक है। और ये ओवर या एक्सट्रीमली वहीं पर लिखा जाएगा जहां पर टू लगा हुआ है, यानी इसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी। ऐसा नहीं कि टू यहाँ लगा है आप ओवर या एक्सट्रीमली कहीं पर भी लगा रहे हो, जहां से टू हटेगा उसी जगह पर ये शब्द आ जाया करेंगे। अगर आपको ऐसे भी नहीं बनाना है तो मैं आपको एक तरीका और भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? कि आप टू को तो बीच से हटाएंगे जहाँ पे लगा है, लेकिन इसके बदले एक लंबी चीज लगाएंगे, यानी शब्दों के समूह को लगाएंगे, और वो कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के अंत में। कहाँ लगाएंगे? अंत में। कैसे? जैसे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सी, फिर मैंने इज लिख दिया और इज के बाद में इस टू को यहाँ से गायब कर देंगे। जब टू को गायब कर दिया तो अगला शब्द क्या बचा? थिन। तो मैंने लिख दिया सी इज थिन। अब आप देखो मैंने टू को हटा दिया
लेकिन इस टू के बदले लंबी सी चीज लगानी है तो वो हमेशा कहाँ लगेगी, सेंटेंस के अंत में लगेगी। और ये लंबी सी चीज क्या है, इसका नाम है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आपने देखा कि मैंने इतनी लंबी सी चीज लगाई बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, लेकिन ये कहाँ लगाई, सेंटेंस के अंत में, जबकि टू मैंने कहाँ से हटाया, सेंटेंस के बीच से। तो आप जिन सेंटेंसेस में एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, लेकिन इन्फिनेटिव वाला पोर्शन ना हो, यानी इसके आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, ऐसे वाक्यों का रिमूव टू करने के लिए आपको कैन नॉट, कुड नॉट, दैट वो वाला हिस्सा नहीं करना है, ना ही टू को सो में बदलना है। आपको करना क्या है, टू के बदले या तो ओवर लगाइए तो भी आपका सेंटेंस ठीक बना, टू के बदले एक्सट्रीमली लगाइए तो भी ठीक बना, और या फिर एक काम करिए, टू को यहाँ से हटाइए और सेंटेंस के अंत में पीछे से बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को जोड़ दीजिए। इस तरीके से हमारा रिमूव टू हो जाएगा। इसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की मदद से भी बना सकते हैं। इसका रिमूव टू करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा मैं बता दूं, अगर आपको अच्छा तरीका लगे तो अपना लेना, वरना इसको छोड़ दो। अगर सेंटेंस का रिमूव टू ऐसे करोगे तो भी नंबर पूरा मिलेगा, ऐसे कर दोगे तो भी नंबर पूरा मिलेगा, और इस तरीके से बना दोगे तो भी मिलेगा, और चौथा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं वैसे बनाओगे तो भी पूरा अंक मिलेगा। क्या बनेगा, कैसे मिलेगा, देखो भाई। एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या लिख दें, सी इज। अब जो हमारा एडजेक्टिव है दिया हुआ, उस एडजेक्टिव की हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। सबसे पहले हमने अपना कर्ता लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, और कंपैरेटिव डिग्री किसकी लिखेंगे, एडजेक्टिव की। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या हो जाएगी, जो थिन है, थिन की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटा थिनर। क्या होती है, थिनर। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो ER जोड़ते हैं अगर एडजेक्टिव छोटा होता है, और लंबे लंबे एडजेक्टिव वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले मोर लगाते हैं। ठीक, और उसके बाद चाहे आप छोटा एडजेक्टिव है तो ER चिपका दो पीछे से, और चाहे बड़ा एडजेक्टिव है तो उससे पहले मोर लगा दो, उसके बाद देन जरूर लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका मतलब सी इज, अब थिन के बदले हमने क्या लिख दिया, थिनर, यानी कंपैरेटिव डिग्री, और फिर क्या करेंगे, देन लगा देंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बिना देन के पूरी नहीं होती। तो सी इज थिनर देन। एक बार अपने इसको सब्जेक्ट को फिर लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद शुड भी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, शुड भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक ही वाक्य इतने तरीके से रिमूव टू किया जा सकता है। इसका क्या क्या अर्थ निकला, सी इज टू थिन, वो बहुत पतली है, सी इज ओवर थिन, यानी वो पतले के मामले में ओवर हो गई, मीन्स कुछ ओवर ही थिन है, मीन्स ज़्यादा पतली है। सी इज एक्सट्रीमली थिन, वो अत्यधिक पतली है। सी इज थिन, वो पतली है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड माने परे, बियॉन्ड माने परे, जो हमारी उससे क्षमता से बाहर चला जाए। तो बियॉन्ड माने परे, द प्रॉपर लिमिट, जो उचित सीमा है उससे कुछ ज़्यादा ही परे, यानी उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई पतले के मामले में। सी इज थिनर, वो अधिक पतली है, देन सी शुड बी, जितना उसे होना चाहिए, यानी जितना उसे पतला होना चाहिए उससे भी अधिक पतली है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पतली है। तो सारे सेंटेंसेस का भाव एक ही निकल रहा है, जबकि इनके रूप बदल गए। इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक ऐसा रूल और बताऊंगा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ये वाला हिस्सा भी होता है और इसके आगे इन्फिनेटिव वाला भी पोर्शन होता है, लेकिन संग में दोनों हिस्सों के, यानी एडवर्ब टू वाला और इन्फिनेटिव वाला, दोनों के बीच में फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है। ऐसे सेंटेंसेस का रिमूव टू आखिर कैसे करेंगे, जरा मैं उसे भी थोड़ा एक दो सेंटेंस का उदाहरण देके बता देगा। ठीक, अभी देखो, अब मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें
एडजेक्टिव टू भी होगा, यानी कि एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब टू भी होगा, और इन्फिनेटिव वाला भी पोर्शन होगा, और दोनों इन पोर्शंस के बीच में फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस का किस तरीके से रिमूव टू किया जाएगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब। एक सेंटेंस मैंने क्या लिखा, द ट्री पेड़ इज है टू हाई। अब आप देखिए यहाँ पर कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा एडवर्ब टू है, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव है। ऐसे वाले सेंटेंस, और इधर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। तो आपने देखा ये वाला इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, तो ऐसे वाले सेंटेंस का रिमूव टू तो हम सीख ही चुके हैं। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, ये जो फॉर और ऑब्जेक्ट है, फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट, ये चीज कुछ एक्स्ट्रा दी हुई है। आखिर ऐसे सेंटेंस का रिमूव टू हम कैसे करेंगे? बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना है। देखना, द ट्री इज, टू के बदले सो लगाते ही हैं, अपना जो हमारा एडजेक्टिव है वो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में क्या करते हैं, अपनी तरफ से दैट जोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसा तो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सामान्य रूप से दैट लगाने के बाद हम अपने यहाँ पर लगाने वाले प्रोनाउन को, ठीक, हम लोग इधर से तलाश करते थे। अगर यहाँ जेंट्स दिखाई देता था तो ही, लेडीज पता लगती थी तो सी, बहुवचन पता लगता था तो दे लगाते थे। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारा एडवर्ब टू दिया हो और इधर इन्फिनेटिव वाला पोर्शन दिया हो, उसके बीच में फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में दैट के बाद लगना वाला जो प्रोनाउन है वो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगता है। यानी ये जो हिम लिखा है ये हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है? तो आपको पता है हिम जो होता है वो ही का ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ही। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं ट्री के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, दैट के बाद मेरा जो प्रोनाउन आएगा वो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हिम लिखा है तो यहाँ ही आ गया। अगर हर लिखा होता तो सी आ जाता, देम लिखा होता तो दे आ जाता, इट लिखा होता तो इट ही रहता, और यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसी का सब्जेक्ट आ जाया करेगा। ठीक है, अगर मी लिखा होता तो आई आ जाता, अस लिखा होता तो वी आ जाता। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब पुराना वाला काम, इज आर एम मिल गया तो कैन नॉट, और बाजबर मिल जाता तो कुड नॉट। तो कैन नॉट या कुड नॉट के बाद में क्या लिखेंगे, जो हमारा एड जो इन्फिनेटिव टू लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव टू के बाद में अगर सिर्फ वर्ब लिखी हुई है तो सिर्फ वर्ब आ जाएगी, और अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो संग में वो चीज़ भी आ जाती। ठीक है, क्या मतलब हुआ, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट ही कैन नॉट क्लाइंब, कि वो चढ़ नहीं सकता। और ऊपर वाले का मतलब क्या था, द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर हिम माने उसके लिए, टू क्लाइंब माने चढ़ना, यानी चढ़ने के हिसाब से उसके लिए पेड़ बहुत ऊंचा है। और यहाँ कह रहे हैं पेड़ इतना ऊंचा है कि वो इस पर चढ़ नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। एक इसी का उदाहरण मैं आपको और भी दे रहा हूं ताकि बात और स्पष्ट हो जाए। द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। लो भैया, मैंने क्या लिखा, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, एडजेक्टिव टू
और मतलब एडवर्ब टू और एडजेक्टिव दोनों लिख दिए। फॉर प्लस कोई ऑब्जेक्ट वाला काम यहाँ भी कर दिया जैसे यहाँ था, और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। क्या करूँगा, द क्वेश्चन, ऊपर इज था तो हमारा इज आया, ऐसे ही वाज है तो क्या रहेगा, वाज रहेगा। टू के बदले क्या करेंगे भैया, देखो जरा, सो एडजेक्टिव ऐसे उतर जाएगा, नोट कर देंगे। अब मैं क्या करूं, डिफिकल्ट मैंने अपना एडजेक्टिव लिख दिया, इसके बाद मुझे अपनी तरफ से क्या जोड़ना है, दैट, और दैट के बाद बताओ कर्ता की तलाश इधर से करें या वो जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसका सब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ हिम की वजह से यहाँ क्या आया था, ही, ऐसे यहाँ देम लिखा है तो क्या जाएगा, दे, क्योंकि देम किसका ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, जैसे इन्होंने अपने हिम के जगह पर ही लिख दिया, हमने देम की जगह दे लिख दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये सेंटेंस में वाज वर्ब का इस्तेमाल है तो कुड नॉट आएगा, और अगर इज आर एम होता तो कैन नॉट। इसका मतलब वाज वर्ब है तो क्या आ जाएगा, कुड नॉट। और कैन नॉट या कुड नॉट के बाद में वही चीज आती है जो हमारे इन्फिनेटिव वाले टू के बाद लिखी होती है। तो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। ठीक, इस तरीके से हमने देख लिया कि जितने सेंटेंस हैं सब सेंटेंसेस का रिमूव टू करना बड़ा ही आसान है। मैंने कोशिश करके आपको लगभग सारे रूल्स बता दिए, और भी कोई अगर समस्या हो तो आप लोग मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं।